हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुरली क्लासेस। आई होप आपके जो बोर्ड एग्जाम्स हैं वो बहुत अच्छे जा रहे होंगे। तो आरबीआईसी वालों का जो हिंदी का और इंग्लिश का एग्ज़ाम है वो तो हो चुका है। हिंदी का एग्ज़ाम आज था, तो आई होप बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर करके गए होंगे उनको, और आपके एग्ज़ाम्स भी अच्छे हुए होंगे। तो अब जो आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो है एसएसटी का, जिसमें बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है कि उनको पढ़ना कैसे है, कहाँ से पढ़ना है। बिकॉज जो एसएसटी का पेपर होता है वो थोड़ा टफ रहता है। वो आपके जो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं टेक्स्ट बुक के, उसके अलावा कहीं से भी वो आ जाता है। ठीक है, उसमें से एक या दो ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट पूरा पेपर आप लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे आउट ऑफ है। ठीक है, तो उसमें से आप कुछ भी नहीं कर पाते, आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। अधिकतर जो बच्चे हैं वो उसको पूरे पेपर को बना के करके आते हैं। ठीक है, तो आज से मैं आपको 3 दिन तक अगले एसएसटी का पूरा रिवीजन कराने वाली हूँ। ठीक है, किस किस टाइप से कौन कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा रहेगा, पैटर्न क्या होगा, वो सब मैं समझाती जाऊंगी और उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस कराते जाऊंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन मिलेगा वो फर्स्ट क्वेश्चन ही आपको एमसीक्यू बेस मिलेगा। ठीक है, तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में 12 पॉइंट आएंगे। जो एक एक नंबर का क्वेश्चन होगा उसमें आपको एमसीक्यू करने हैं। ठीक है, चलिए अब कौन कौन से एमसीक्यू आ सकते हैं, तो मैं आपके लिए पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आई हूँ, और वही एमसीक्यू जो बार बार रिपीट हो रहे हैं वो वाले, तो इनको भी बहुत अच्छे से आपको करके जाना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दांडी कब पहुंचे। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी दांडी कब पहुंचे, तो इसके ऑप्शन क्या है, 6 अप्रैल 1930 को, या 7 अप्रैल 1930 को, या 8 अप्रैल 1930, या 9 अप्रैल 1930। अब जिन बच्चों को आता होगा तो उनका आंसर रेडी हो चुका होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 6 अप्रैल 1930। तो अब ये दांडी पहुंचे, तो अब ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि दांडी यात्रा, जिस दांडी पहुंचने में कितना टाइम लगा, कब स्टार्ट की, और इसको दूसरे नाम किससे दिया जाता है, नमक यात्रा। ठीक है, नमक यात्रा। अब कब स्टार्ट हुई थी ये, जब ये दांडी पहुंचे थे तो कहीं से स्टार्ट हुई होगी, कोई डेट से, तभी तो दांडी पहुंचे 6 अप्रैल को। तो इसने क्या था, इसमें 12 मार्च 1930 से ये स्टार्ट हुई थी, और महात्मा गांधी दांडी कब पहुंचे, तब 6 अप्रैल को। ठीक है, तो 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुई और 6 अप्रैल 1930 पे जाके खत्म हुई थी, जब महात्मा गांधी दांडी में पहुंचे। इसको किस आंदोलन के नाम से जाना जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो ये 3 पॉइंट्स थे वो मैंने आपको क्लियर कर दिए। अब इंग्लिश वालों के लिए तो कैसा क्वेश्चन आएगा, व्हेन डिड महात्मा गांधी रीच दांडी। ठीक है, तो 6 अप्रैल 1930 ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर, तो मैं हिंदी में भी क्वेश्चन करवा रही हूँ, इंग्लिश में भी करा रही हूँ। क्लियर। अब सेकंड क्वेश्चन आता है, पूना पैक्ट कब हुआ। क्लियर, अब अपन को देखना है कि पहले पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी तो आ सकता है। तो पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ था, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। ठीक है, अब कब हुआ था ये, सितंबर 1932 में, या अक्टूबर 1932 में, या नवंबर 1932 में, या दिसंबर 1932 में। तो इसका सही ऑप्शन है सितंबर 1932। ठीक है, तो अब कई बच्चे ऐसे होते हैं जो ये पूना पैक्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, जो भी क्वेश्चन है उनके सन ज़्यादा फोकस पे रहते हैं उनके, तो ऐसा नहीं करना। अब देख लो यहाँ पे सन सब में सेम था, मंथ सबका अलग था, तो आपको डेट, मंथ, सन सब ढंग से क्लियर करना है। क्लियर, चलिए अब इंग्लिश में क्वेश्चन कैसे आएगा, व्हेन वाज पूना पैक्ट, तो इसके ऑप्शन क्या है, सितंबर 1932, अक्टूबर 1932, नवंबर 1932, और लास्ट दिसंबर 1932। इसका सही ऑप्शन क्या है, सितंबर 1932। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेन के सैनिक अपने साथ किस बीमारी को लेकर अमेरिका गए। तो इसमें क्या है, हैजा को लेके गए, या मलेरिया को, या कोरोना को, या फिर चेचक को। तो इससे आपको समझ में वैसे आ गया है कि कोरोना तो वैसे भी भाई चीन से दिया हुआ है। ठीक है, तो ये तो सबको रटा हुआ होगा, बच्चे बच्चे को पता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, चेचक। क्लियर।
अब इसको इंग्लिश में कैसे आएगा, विच डिजीज द सोल्जर्स ऑफ स्पेन टेक विद दैम टू अमेरिका। फर्स्ट ऑप्शन है क्लोरा, मलेरिया, कोरोना या स्मॉल पॉक्स। तो इसका आंसर क्या होगा, स्मॉल पॉक्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा व्यक्ति जो रेशो के हिसाब से ऊन को स्पैटल करता है कहलाता है। तो इसमें कौन से व्यक्ति के बारे में बताना है, जो रेशो यानी डिवाइडेशन के अकॉर्डिंग ऊन को स्टैपल करता है, मतलब छांटता है। तो उसको क्या बोलेंगे, फुलर, स्टैपलर, अ व ब दोनों या कोई नहीं। तो इससे अच्छे से दिमाग वाले जो बच्चे हैं जिनको नॉलेज बहुत ज़्यादा है तो वो समझ चुके होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर इससे मिलता जुलता है, क्या है, स्टैपलर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, स्टैपलर। अब इंग्लिश में क्वेश्चन क्या है, सच अ पर्सन हु स्टैपल्स द वुल अकॉर्डिंग टू द रेशो इज कॉल्ड फुलर, स्टैपलर, बोथ ए एंड बी या नन। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, स्टैपलर। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कब गठित की गई। ठीक है, ऑप्शन है इसके 1925 में, 1926 में, 1927 या फिर 1928। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, अब तक आधे बच्चों को आ चुका होगा। तो सही ऑप्शन है 1925। ठीक है, इंग्लिश में देखते हैं, व्हेन वॉज द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया फॉर्म्ड। वही कम्युनिस्ट पार्टी कब बनी थी, तो 1925, 26, 27 या फिर 28। तो सही ऑप्शन क्या था, 1925। अब तक जितने भी अपन ने 5 MCQ कर लिए, आई होप आपको अब तक लर्न भी हो चुके होंगे। ठीक है, अब है 6th क्वेश्चन, पुष्प तथा तृण किस पार्टी का प्रतीक है। जैसे कि होता है ना, बीजेपी का जो सिंबल है, जो प्रतीक है वो क्या है, लोटस, कमल का फूल। ठीक है, तो ऐसे ही इसने पूछा है कि पुष्प तथा तृण किस पार्टी का प्रतीक है। ऑप्शन दिए हैं इसने, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या फिर भारतीय जनता पार्टी। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, क्योंकि आपको दिख भी रहा है तृण और तृण, तो इससे आपको अपना माइंड सेट करना है। ठीक है, तो ये क्या होगा इसका सही ऑप्शन। तो याद करने के पर्पज से भी कैसे हिंट से याद करना है वो भी मैं एंड टू एंड बता रही हूँ। ठीक है, उसके बाद इसका इंग्लिश में क्वेश्चन क्या है, फ्लावर एंड ग्रास इज द सिंबल ऑफ विच पार्टी। तो फर्स्ट ऑप्शन वही ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार कानून का गुण है। ठीक है, तो उसने क्या बोला, सूचना का अधिकार, कि किसी भी चीज में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, तो उस अधिकार का गुण क्या होना चाहिए। तो पहला क्या है, यह भ्रष्टाचार को बढ़ाता है। ठीक है, दूसरा क्या है, यह लोगों को लोकतंत्र के रखवाले के तौर पर सक्रिय करता है, मतलब ये बताता है कि अपन के देश में लोकतंत्र क्या क्या काम कर रहा है, तो उसके बारे में इसकी सूचना देता है। पहला ऑप्शन तो बिल्कुल इसका क्या है, गलत। कोई भी कानून जो बना है उसमें जितने भी अधिकार दे रखे हैं वो अधिकार कभी भी भ्रष्टाचार को तो नहीं बढ़ाते, तो ये तो गलत है। अब तीसरा क्या दिया, यह सूचनाएं छिपाने में मदद करता है। तो ये तो खुद ही अधिकार कौन सा है, सूचना का अधिकार। इसका मतलब आपको सूचना मिलेगी, तो सूचना छिपाएगा तो वैसे भी नहीं, तो ये क्या है, गलत। तो उपयुक्त तो सभी तो वैसे ही गलत हो गया, बचा क्या, ऑप्शन, यह लोगों को लोकतंत्र के रखवाले के तौर पर सक्रिय करता है, मतलब आपको बताता है कि आपके देश में, आपके लोकतंत्र में कितने कानून हैं, कितने अधिकार जनता को दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद में इसका जो इंग्लिश में क्वेश्चन है, राइट टू इंफॉर्मेशन इज अ वर्च्यू ऑफ लॉ। तो फर्स्ट क्या है, इट इंक्रीज करप्शन, वही अभी बताया था, गलत है। इट एक्टिवेट द पीपल एज द गाइडेंस ऑफ डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र में आपको उसके अधिकारों के बारे में बताएगा। ठीक है, उसके बाद है सी, सॉरी ऑप्शन डी नहीं है, ये ऑप्शन सी है, इट हेल्प इन द इंफॉर्मेशन। ठीक है, हाइड होगा, हेल्प नहीं है, इट हाइडिंग। ठीक है, तो ये भी क्या है, गलत। उसके बाद डी ऑप्शन तो ऑब्वियसली गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, इट एक्टिवेट्स द पीपल एज द गाइडेंस ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, आई होप आपको 7 क्वेश्चन MCQ के बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे और आधे से ज़्यादा आपको लर्न हो भी गए होंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 8 है, वैश्वीकरण के कारण इनमें से किसमें वृद्धि हुई है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, माल और सेवाएं, मतलब
जो भी ना प्रोडक्ट देना, गुड्स देना और सर्विसेज देना उसमें, या फिर निवेश, निवेश को क्या बोलते हैं, इन्वेस्ट करना, पैसे लगाना, ठीक है, या फिर श्रम, मजदूरी में, लेबर में, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, उपयुक्त सभी। सब में ही वैश्वीकरण के कारण वृद्धि आई है, ठीक है। अब इसका इंग्लिश में क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ दैम हैज़ इंक्रीज्ड ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, लेबर या फिर ऑल ऑफ द अबाउ। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ द अबाउ, ठीक है। तो जिन बच्चों को ये सब याद होंगे तो उनके और अच्छे क्लियर हो जाएंगे, और जिनको याद नहीं है तो उनको अब याद हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण परिषद किस प्रकार का संगठन है, मतलब क्या करता है ये, ठीक है। तो यह सामाजिक है, मतलब सोशल कार्य करता है, या आर्थिक, इकोनॉमी मतलब पैसे से रिलेटेड कोई काम को संभालता है, या राजनीतिक मतलब जो पॉलिटिशियन है, नेता वगैरह, इनके साथ काम करता है, या सांस्कृतिक मतलब कल्चर, जैसे ट्रेडिशन होते हैं उसके साथ काम करता है। तो इसका संबंध किससे है, अगर इस जगह किस प्रकार का संगठन है, इस जगह यह आ जाता है कि इसका संबंध किससे है, तो अपन तब भी यही आंसर देंगे जो अब देने वाले हैं, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, सामाजिक, ठीक है। तो अब उसके बाद इंग्लिश में क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। तो इसका ऑप्शन सोशल, इकोनॉमी, पॉलिटिकल या फिर कल्चरल। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, सोशल, सामाजिक से रिलेटेड, समाज से रिलेटेड काम ये करता है। उसके बाद है 10th क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक व सबसे खपत वाला देश है, मतलब कौन से देश में इस्पात सबसे ज़्यादा यूज़ आता है और कौन से ही देश में इस्पात सबसे ज़्यादा बनता है। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं, भारत में, बांग्लादेश में, या चीन में, या फिर अमेरिका में, ठीक है। तो जहाँ से अपन को कोरोना मिला था तो वहाँ से इसका सही ऑप्शन क्या है, चीन, ठीक है। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ स्टील। कंज्यूमर का मतलब अभी समझा चुकी हूँ, कंज्यूमर कौन होता है, जो किसी भी सामान को यूज करता है, ठीक है। तो आपको मैं एक चीज अभी क्लियर भी कर दूं कि कस्टमर और कंज्यूमर में बहुत सारे बच्चों को डिफरेंस नहीं पता होगा, या पता है तो एक बार ढंग से देख लो कि कस्टमर वो होता है जो दुकान पे, शॉप पे जाके कोई चीज को परचेज करता है, ठीक है। और कंज्यूमर वो होता है जो उस परचेज की हुई चीज़ का यूज़ करता है। तो कभी भी कस्टमर और कंज्यूमर सेम नहीं होते हैं, क्लियर। तो चलिए अब इसके ऑप्शन देखते हैं, वही इंडिया, बांग्लादेश, चाइना या फिर अमेरिका। तो सही ऑप्शन क्या है, चाइना, क्लियर। तो 10 MCQ अपन कर चुके हैं, अपन टोटल 15 MCQ करने वाले हैं, अब रिमेनिंग 5 MCQ बचते हैं। तो चलते हैं आगे। 11th क्वेश्चन है, नेपोलियन कोड कब बना था, ठीक है। तो इसमें बताना है कि नेपोलियन कोड की स्थापना कब हुई, ऐसा आ जाए, या बना कब, तब ये आ जाए, ठीक है। तो उसका आंसर इसमें ऑप्शन क्या है, 1815 में, 1804 में, 1814 या फिर 1789 में, ठीक है। अब इसका सही ऑप्शन है 1804 में, ठीक है। तो ये याद रख लेना, नेपोलियन कोड कब बना था, 1804 में। इंग्लिश में क्वेश्चन कैसे आएगा, व्हेन वाज द नेपोलियन कोड फॉर्म्ड। तो फिर सही ऑप्शन क्या है, 1804, ठीक है। उसके बाद है, निम्न में से कौन सी वर्षारोपण फसल नहीं है, ठीक है। तो वर्षारोपण फसल वो होती है जहां पे केवल एक ही फसल को उगाया जाता है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन क्या है, रबड़, कॉफी, चाय या गेहूं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, गेहूं, ठीक है। तो इसके इंग्लिश में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांटेशन क्रॉप। ऑप्शन है रबर, कॉफी, टी या वीट। तो क्या लिखेंगे अपन, वीट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, लोहा अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, मतलब कैसा है, आप इसको बार बार यूज कर सकते हो या एक ही बार यूज कर सकते हो, या यूज एंड थ्रो है, यूज करके फेंक दो, किस तरीके का है। तो पहला ऑप्शन है जैव संसाधन, नवीनीकरणीय, प्रवाह या गैर नवीनीकरणीय। तो लोहा अयस्क क्या है, गैर नवीनीकरणीय संसाधन है, ठीक है। इसका इंग्लिश में आएगा, व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्स इज आयरन और। ऑप्शन है बायो रिसोर्स, रिन्यूएबल रिसोर्स, फ्लो या नॉन रिन्यूएबल। तो लोहा अयस्क को यानी आयरन और को कभी भी वापस से चेंज नहीं होता, तो इसीलिए क्या है ऑप्शन, नॉन रिन्यूएबल, ठीक है।
उसके बाद है 14 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी क्रिया तृतीय क्षेत्र में नहीं आती। तो भाई सबसे पहले ये तो पता हो तृतीय क्षेत्र होता क्या है, ठीक है। तो अपन ने पढ़ा है प्राथमिक क्षेत्र होता है, ठीक है, द्वितीय क्षेत्र होता है और तीसरा क्या होता है, तृतीय क्षेत्र। अब कई बच्चे ऐसे अभी सोच रहे होंगे हमने तो नाम भी नहीं सुना होगा, हमने तो नहीं पढ़ा, ठीक है, बट ये 3 सेक्टर्स होते हैं, 3 क्षेत्रक होते हैं। कौन कौन से, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र में तो पता है हमेशा कृषि से रिलेटेड आता है, और द्वितीय क्षेत्र में जो उसकी हेल्प करता है, और तृतीयक में, तृतीय क्षेत्र वो होता है जो प्राथमिक क्रियाओं और द्वितीय क्रियाओं दोनों की मदद करता है, ठीक है। तो इसने पूछा क्या है कि तृतीय क्षेत्र में कौन सा क्षेत्रक नहीं आता, क्या नहीं आता, कृषि नहीं आती, बैंकिंग नहीं आती, संचार नहीं आता, या परिवहन के साधन नहीं आते। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, कृषि क्या है, प्राथमिक है, प्राथमिक क्रिया है, प्राथमिक कार्य है। तो प्राथमिक कार्य अगर ये हो गया तो ये तृतीय क्षेत्र में तो वैसे ही नहीं आने वाला, तो ये क्या होगा, कृषि आंसर इसका सही होगा, ठीक है। अब इंग्लिश में क्वेश्चन कैसे आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज नॉट ऑफ द थर्ड सेक्टर। सेम वही कि कौन सी एक्टिविटी है, कौन सा एक्शन है जो थर्ड सेक्टर के अंदर इंक्लूड नहीं होता। तो अभी मैंने बताया 3 टाइप के आपके सेक्टर्स होते हैं, कौन कौन से, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट में क्या आता है, एग्रीकल्चर आता है, तो फिर वो थर्ड में तो नहीं आएगा। तो एग्रीकल्चर क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर होता है, तो वो उसमें थर्ड में नहीं आएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, थर्ड, ठीक है। अब लास्ट 15 एक ही MCQ बचा है, ठीक है, अब उसको करते हैं। महात्मा गांधी ने नमक यात्रा कहाँ से प्रारंभ की, ठीक है। तो क्या है इसमें, सांबरमती से, दांडी से, चंपारण से या लखनऊ से। तो ये तो अभी तक सबका आंसर आ चुका होगा। तो कहाँ से प्रारंभ की थी इसने, सांबरमती से। तो महात्मा गांधी का नमक यात्रा पहले फर्स्ट क्वेश्चन में समझा चुकी थी, कहाँ से स्टार्ट हुई, सांबरमती से, और कहाँ जाके पहुंचे थे, दांडी, ठीक है। अब इंग्लिश में क्वेश्चन कैसे आएगा, वेयर डिड द सॉल्ट मार्च ऑफ महात्मा गांधी स्टार्टेड। कब स्टार्ट किया, कहाँ से, तो सांबरमती से, ठीक है, क्लियर। हिंदी में भी आ गया और इंग्लिश में भी आ गया। तो आज अपन ने इस क्लास में 15 MCQ किए हैं। आई होप आपको लर्न हो चुके होंगे। हिंदी में भी मैंने करा दिया और इंग्लिश में भी करा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको इसके बाद जो फिलअप आते हैं आपके, ठीक है, वो कराने वाली हूँ। उसके बाद वेरी शॉर्ट और पूरे ऑल कराऊंगी, पर चैप्टर के हिसाब से नहीं, ऑल पूरे जो आपके SST की बुक है उसके अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट, फिर लास्ट में लॉन्ग, ठीक है। ये 4 चीज़ें अपन की अभी ड्यू है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए फिलअप और वेरी शॉर्ट ये 2 लेके आने वाली हूँ। तो अगर अभी तक किसी भी बच्चे ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और अच्छे से अपन SST की प्रिपरेशन कर सकें, ठीक है। थैंक यू।